गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी की अगली क्लास लेकर। पिछली क्लास में हमने देखा था अपना पूरा सिलेबस कि टीजीटी के सिलेबस में क्या क्या पोर्शन आने वाले हैं, और उसी में से हमने हिंदी भाषा और उसका विकास इसको पढ़ना शुरू किया था। इसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि भाषा क्या है, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं, मानक रूप से कितनी भाषाएं हैं जिनको हम पहचानते हैं या जानते हैं। ऐसे बोलने को तो विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उन भाषाओं के मानकीकरण में बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। तो मुख्य रूप से जितनी भाषाएं जो मानक रूप से प्रतिस्थापित हैं वो होती हैं 2,796 से लेकर 3,000 तक। और पूरे विश्व को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भौगोलिक क्षेत्र जो बांटे गए हैं वो मुख्यतः भाषा की दृष्टि से बांटे गए हैं। और 4 भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे पहला जो क्षेत्र आता है यूरेशिया, उसके अंतर्गत हमारी भाषा परिवार आती है, हिंदी की भाषा परिवार आती है, जिसे हम कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार, यूरेशिया के अंतर्गत आती है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 18 भाषा परिवार आते हैं। इतना हमने अपनी पिछली क्लास में देख रखा था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि भारोपीय भाषा परिवार, इसको कितने कितने भागों में बांटा गया। इसको बांटा गया था आर्य परिवार में, इंडो जर्मनिक में, भारत हित्ती परिवार में। लगभग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, आर्य परिवार, इंडो जर्मनिक और भाषा हित्ती परिवार। और इसकी कुल शाखाएं पूरे भारत में या बोली जाए कि पूरे विश्व में इसकी जितनी शाखाएं थी भारोपीय परिवार की, हम लोग देखेंगे किसकी, भारोपीय परिवार की कुल 10 शाखाएं थी। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं और इन 10 शाखाओं के उप शाखाएं भी हैं। ये तो 10 शाखाएं हैं जो पूरे विश्व में प्रचलित है या बोली जाती हैं, और इनको उप शाखाओं में बांटा जाता है। तब मुख्यतः 2 उप शाखाओं में बांटा गया था, एक था हमारा शतम और एक था केंतुम। 2 भागों में बांटा गया था, शतम और केंतुम। हमने देखा था कि हमारी जो हिंदी है वो किस वर्ग में आती है, सेंतुम में, सतम में कि केंतुम में। तो सतम में हमने देखा था भारत और ईरानी, भारत ईरानी भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार कहेंगे। बाल्टो इटालिक आया था, अर्मीनी आया था और अल्बीनी आया था। इसके बाद जब हम केंतुम में देखते हैं तो केंतुम में हमने पाया था जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक और इटालिक। मतलब 2 भागों में जब हमने बांटा, शतम और केंतुम, तो एक तरफ सारी भाषाएं आ गई यूरोप में बोली जाने वाली खासकर, और एक तरफ वैसी भाषाएं आ गई जो एशिया में ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, ये मुख्य अंतर हुआ। और हमारी हिंदी भी किसमें आ जाएगी, इसी में आ जाएगी, ईरानी। हमारी हिंदी भी इसी में आ जाएगी, इसी में आएगी ईरानी भाषा परिवार। और आर्य भाषा परिवार, ये दोनों इसी में आ जाएगा, सतम। ठीक है, यहां तक हमने देख रखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था कि ये आर्य ईरानी जो परिवार है इसको भी बांटा गया था। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। इसको भी 3 भागों में बांटा गया था। इसको आगे हम देखेंगे। आर्य ईरानी हमने देखा, जो आर्य ईरानी परिवार था इसको भी हमने 3 भागों में बांटा। इसमें इसे हमने बांटा ईरानी में, ईरान में बोले जाने वाली भाषा, दरद अफगानिस्तान के साइड, और इधर आप आ जाएंगे आर्य भाषा परिवार। जो ये आर्य भाषा है यहीं से हमारी हिंदी का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहां तक हम आ गए। हम बिल्कुल हम लोग शुरुआत से देख रहे हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से हम मानेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति हुई। और ये जो भाग बांटा गया है ये गियर्सन ने बताया है। आप सबको पता है कि गियर्सन कौन थे। गियर्सन हमारे जो कलकत्ता में सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था और वहाँ के वो प्राचार्य थे, और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। उनके अनुसार ही ये बंटवारा किया गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषा। ये जो भारतीय आर्य भाषा है इससे किस तरह से हिंदी निकली, हमने ये पिछले क्लास में देखा था। एक शॉर्ट में हम रिवीजन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय आर्य भाषा तक हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि ये भारतीय आर्य भाषा भी 3 चरणों में बटी हुई थी। किसमें ये बटी हुई थी, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, इतनी में बटी हुई थी ना। तो हमने तो प्राचीन आर्य भाषा देखी थी हमने।
हम मध्यकालीन पे थे। मध्यकालीन में हमने देख लिया था, पाली देख लिया था, प्राकृत हम देख रहे थे। तो ये वाला तो हम कर चुके हैं, तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग मध्यकालीन की बात करेंगे कि मध्यकालीन में हिंदी भाषा का जो 3 रूप प्रचलित हुआ था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, 3 रूप प्रचलित हुआ था। कौन कौन सा? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि प्राकृत को भी 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा? प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये जो तृतीय प्राकृत था, इसे ही कहीं ना कहीं अपभ्रंश कहा गया था। हमने पिछले क्लास में यहाँ तक देखा था। और अब जब हम इसके आगे आएंगे तो हम लोग आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखेंगे। हमारी जितनी भी भाषाएं, संविधान में कुल जो 22 भाषाओं का संकलन किया गया है, उन सारी भाषाओं का वर्णन हम आधुनिक आर्य भाषाओं में करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ तक देखा, इसका विकास क्रम हमने देखा कि कैसे हुआ, कैसे आई पाली प्राकृत तक हिंदी चलकर। सबसे पहले हमें पता है कि वैदिक संस्कृत, वैदिक से लौकिक संस्कृत, वैदिक से हम आए लौकिक संस्कृत पर, लौकिक संस्कृत से फिर हम आए पाली पर, फिर आए प्राकृत पर। और ये प्राकृत को ही हमने कहा कि ये 3 अलग अलग भागों में बटी। उसके बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आया अवहट, और अवहट के बाद हम जो अभी हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली। अवहट के बाद आई खड़ी बोली, जो हमारी क्या है? मानक हिंदी। देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि मानक हिंदी जब भी आपसे पूछा जाएगा, मानक हिंदी किसे कहते हैं या हिंदी का मानक रूप किसे कहेंगे, तो हमेशा हमारा जवाब खड़ी बोली होगा। अपभ्रंश या अवहट उसकी प्रारंभिक अवस्था कही जा सकती है, अपभ्रंश उसकी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था कही जा सकती है, और जो अवहट है वो उसकी उत्तर प्रारंभिक अवस्था कही जा सकती है। लेकिन हमारी हिंदी का मानक रूप हमेशा और हमेशा क्या होगा? खड़ी बोली होगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। इसके बाद हमने पाली देखा था। पाली के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ कच्चायन और गोगलान देखे थे। उसमें हमने देखा था कि कितने होते हैं व्यंजन और स्वर, क्या उसमें अंतर होता है, पाली में क्या क्या महत्वपूर्ण गुण है, कैसे हम लोग उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई है। बौद्ध धर्म के समय हमें पता है कि पाली भाषा कब सबसे ज्यादा प्रचलित थी? ये प्रचलित थी जब बौद्ध धर्म पूरे भारत में बहुत ज्यादा फैल फूल रहा था। और बौद्ध धर्म की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो पाली भाषा में ही ज्यादातर लिखी हुई हैं। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हिंदी के अलावा, अगर आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं और उसमें जनरल नॉलेज के भी प्रश्न हो, तो उसमें ये रहता है कि बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हैं, जैसे सूत पिटक है, विनय पिटक है, विधम्ब पिटक है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है। तो ये तीनों हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है कि ये तीनों पाली भाषा की रचनाएं हैं। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद हमने देखा था कि संस्कृत से पाली में क्या क्या परिवर्तन हुआ। जैसे यहाँ से यहाँ तक जब भाषा विकसित हो रही है, भाषा एक तरह से विकसित ही हो रही है ना, मतलब उसका जो प्रारंभिक रूप था, अपने प्रारंभिक रूप से कोई भी भाषा किसी दूसरे रूप में जा रही है तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। या हो सकता है कि ये जो वैदिक संस्कृत की हम बात करते हैं, वैदिक संस्कृत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिन रहा होगा, आम जनों तक पहुंचने में उसे दिक्कत आ रही होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था जो थी, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भी बहुत हद तक भाषा को बांध दिया गया था। और संस्कृत, वैदिक संस्कृत के साथ ये बात होती थी कि ये या तो महाजनों की भाषा है, राजाओं की भाषा है, या ब्राह्मणों की भाषा है। उस स्थिति में इसको आम जन तक पहुंचने की इजाजत भी नहीं थी और पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। उस स्थिति में क्या हुआ कि वैदिक संस्कृत में जो हमारे साहित्यकार हुए, उस समय के जो रचनाकार हुए, उन्होंने सुविधा की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किए। ये परिवर्तन कैसे रहे होंगे? ये परिवर्तन थे व्याकरणिक परिवर्तन। व्याकरण के रूपों में परिवर्तन किया गया, लिखने की प्रवृत्ति में परिवर्तन किया गया, ताकि ये जो कठिन संस्कृत के शब्द से वो धीरे धीरे आसान शब्दों में बदलने लगे, और जो भाषा हमारी आम जनों से दूर थी वो आम जनों के पास आने लगे। मुख्य कारण यही था। किसी भी भाषा का जो विकास होता है, विकास होकर भाषा परिमार्जित होती है, मतलब उसमें जो गलतियां होती हैं, जो बुरी चीजें होती हैं, जो अवांछित तत्व होते हैं, उनको दूर करके उनको इस लायक बनाया जाता है कि आम जन के बीच वो भाषा प्रचलित हो और उस भाषा में जो साहित्य रचा जाए। साहित्य क्यों रचा जाता है? साहित्य का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो तो यही होता है ना कि आम जनों तक वो पहुंचे, वो उसे पढ़े, और साहित्य और समाज में जो परिवर्तन चाहते हैं, साहित्य का जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन हो।
जो किसके माध्यम से होगा, हमारे साहित्य की पहुंच के माध्यम से होगा। और साहित्य की पहुंच के लिए आवश्यक क्या है कि वो साहित्य की श्रेणी ऐसी हो, साहित्य की कोटि ऐसी हो कि आम जन भी उसे आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। इसी प्रक्रम में यही जो कार्य होना था, भाषा का जो सरलीकरण होना चाहिए था, उसी का नतीजा था कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत फिर पाली में बदली, और पाली में भी आप देखिएगा जो रचनाएं हैं ना, उनको जब हम उच्चारण करते हैं तो ऊ की मात्रा बहुत ज्यादा सुनाई देती है। जैसे हमने सुना है पौम चरेऊ, क्या है वहां पे आप देखते हैं कि जो हलंत विसर्ग है वो थोड़ा अलग होता है, उससे थोड़ा और विकसित होके वो प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश से, और अपभ्रंश से अवहट में, और अंततः हमें खड़ी बोली का रूप मिला। और आज जो हम प्रयोग करते हैं खड़ी बोली से, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा और भी विकसित रूप है हिंदी का, जो अभी हम प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा था। आज हम देखेंगे प्राकृत। पाली हमने देख ली थी कि पाली का क्या क्या गुण था, पाली में क्या क्या परिवर्तन होने लगे थे, संस्कृत से पाली में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। आज अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृत कैसे बदली, मतलब पाली से प्राकृत में कैसे आई, इसका कार्यकाल क्या था, समय क्या था, हम देखते हैं। प्राकृत देखते हैं आज। अभी तक हम लोग रिवीजन कर रहे थे कि हमने अंतिम क्लास में, जो लास्ट क्लास हुआ था, भाषा से जो बात शुरू हुई थी वो कहाँ तक पहुंची थी। हम आज देख रहे हैं प्राकृत। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो प्राकृत का समय काल 0 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानते हैं। मतलब ईस्वी सन जब से शुरू हुआ है तब से ही माना जाता है कि प्राकृत का काल शुरू हुआ है। और बहुत सारे विद्वान सुविधा की दृष्टि से इसे 1 ईस्वी का समय काल मानते हैं। बहुत सारे विद्वान इसे 0 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय काल मानते हैं, और बहुत सारे विद्वान इसे 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय काल मानते हैं। तो आप देखिएगा अलग अलग किताबों में ये चीजें कहीं कहीं अलग मिल सकती हैं, पर मूलतः यही है, 0 ईस्वी से 500 या 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय पाली का समय माना जाता है। पाली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, प्राकृत का समय माना जाता है, और प्राकृत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। हमने अभी बात की थी प्रथम प्राकृत, इसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रथम प्राकृत की। प्रथम प्राकृत में क्या बात थी, इसे क्यों कहा गया प्रथम प्राकृत? जो प्रथम प्राकृत थी ये पाली से ही विकसित हुई थी, तो इसमें क्या था, पाली के बहुत सारे गुण अभी भी मौजूद थे। बोलिए कि बदलाव तो हुआ था पर थोड़ा हुआ था, इतना ज्यादा नहीं हुआ था कि बहुत ज्यादा परिलक्षित हो सके, पर एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के कारण इसका नाम भी बदल गया था, और पाली से इसे क्या कहा गया था, इसे प्रथम प्राकृत कहा गया, और इसे जनमानस की प्रचलित भाषा माना गया। इसे क्या माना गया? तत्कालीन समाज में जनमानस की प्रचलित भाषा। जिस समय की हम बात कर रहे हैं तत्कालीन समाज में इसे जनमानस की प्रचलित भाषा माना गया, जनमानस की प्रचलित भाषा माना गया। ठीक है, समय काल इसका हमें दिख रहा है प्रथम प्राकृत या पाली, और इसे क्या कहा गया? जनमानस की भाषा कहा गया। प्रथम प्राकृत देखिएगा एक तरह से पाली को ही कहा जाता है। हमने 3 रूप में बांटा ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जब प्राकृत में आते हैं तो देखेंगे प्राकृत का जो सबसे पहला रूप होता है उसे प्रथम प्राकृत कहते हैं, और वो समझिए बिल्कुल पाली की तरह ही, मैंने कहा ना रूप परिवर्तन हुआ पर बहुत ज्यादा परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो रहा था। इसके बाद हम क्या देखते हैं, द्वितीय प्राकृत आती है, और ये जो द्वितीय प्राकृत थी ये संस्कृत के सरलीकरण, मतलब पाली से और ज्यादा इसको सरल कर दिया गया। संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप, संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप ये प्रचलित हुई। ठीक है, संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप ये क्या हुई, ये जनमानस के बीच प्रचलित हुई, और अब इसमें क्या होने लगा, साहित्य सृजन होने लगा। देखिए सबसे पहले जब हम बात करेंगे जनमानस में प्रचलित, तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा बनी। जब आम लोग इसको बोलने लगे और रचना जब आम लोग करने लगे तो क्या होगा, साहित्य सृजन होगा। तो क्या होने लगा, धीरे धीरे इसमें साहित्य सृजन भी होने लगा। अब इसके बाद क्या आता है कि सबसे अंतिम जो तृतीय प्राकृत है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश। देखिए किसे कहते हैं, इसे
ये हो गया तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश। इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे अपभ्रंश। जो हमने अभी पढ़ा कि 3 रूपों में बदला, द्वितीय प्राकृत था जो मुख्य रूप से प्राकृत कहलाया। ठीक है, द्वितीय प्राकृत जो है यही मुख्य रूप से प्राकृत कहलाया। इसके अलावा इसके जो ऊपर का भाग है वो पाली कहला गया और इसके नीचे का भाग क्या कहलाया, अपभ्रंश कहलाया। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृत जो मूल रूप से प्राकृत के जो गुण थे वो सिर्फ द्वितीय प्राकृत में पाए गए थे। जब प्रथम प्राकृत की बात की जाए तो वो पाली से बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखती थी, और जब तृतीय प्राकृत की बात की जाए तो वो प्राकृत से बिल्कुल अलग होकर किस रूप में विकसित हो गई थी, वो विकसित हो गई थी अपभ्रंश के रूप में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब हम बात करेंगे प्राकृत के 3 रूपों की, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रथम प्राकृत हमेशा क्या रहेगी, पाली के बिल्कुल नजदीक, इसे पाली ही कहेंगे। दूसरा जो द्वितीय प्राकृत रहेगी वो संस्कृत के सरलीकरण के फलस्वरूप बनेगी और वो मुख्य रूप से क्या होगी, प्राकृत होगी। और तृतीय प्राकृत जब हम कहेंगे तो वो क्या होगी, वो अपभ्रंश कहलाएगी। अब हम देखते हैं प्राकृत की विशेषताएं। हमने प्राकृत देखा, अब हम देखते हैं प्राकृत की क्या विशेषताएं, क्या अंतर हुआ प्राकृत में। और जैसे पाली की हमने विशेषताएं देखी थी ना, विसर्ग लुप्त हुआ था, प्राकृत में ऐसा क्या क्या हुआ जो ये पाली से और विकसित होकर बाहर सामने आई। तो इसमें क्या हुआ, विसर्ग लुप्त होने के बाद जो विसर्ग युक्त अकारांत शब्द था वो ओकारांत में परिवर्तित हुआ। इसे समझेंगे कैसे, देखिए हम लिखते हैं देवा, देवा लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए हमने देवा लिखा तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग युक्त है और शब्द कैसा है, अकारांत है ना, अ की मात्रा पे खत्म हो रहा है ना। हम जब स्वर व्यंजन पढ़ते हैं तो हम अ आ ई, हम ये समझ में आता है। संस्कृत में जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो ये कौन सा व्यंजन कहलाएगा, ये कहलाएगा अकारांत व्यंजन। अकारांत व्यंजन किसके साथ हो, विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त अकारांत व्यंजन किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग विहीन ओकारांत में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा, विसर्ग विहीन ओकारांत। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं विसर्ग युक्त अकारांत, विसर्ग युक्त अकारांत। ठीक है, और परिवर्तित किसमें हो गया, विसर्ग विहीन। ये आपको थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप शब्द देखिएगा या आपको कोई दोहा दिया रहेगा या कुछ पंक्ति दी रहेगी प्राकृत भाषा की या अपभ्रंश की या पाली की, तो आप इस ट्रिक से पकड़ पाइएगा कि वो किस भाषा की। आपकी परीक्षा में दृष्टि में, नेट में हो या पीजीटी में हो, कभी कभी पंक्तियां भी दे दी जाती और पंक्तियां देके पूछा जाता है कि ये किस भाषा की रचना है। उस दृष्टि से अगर आपको ये अंतर पता रहेगा तो आप आसानी से समझ पाइएगा कि ये जो शब्द है ये किस भाषा की रचना है। ये विसर्ग विहीन ओकारांत में परिवर्तित हो जाती है, ओकारांत में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यहां तक परिवर्तित हो जाती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग डिटेल में लेके चल रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा छूटे नहीं, क्योंकि 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आपका रिजल्ट कभी कभी 1 नंबर और 2 नंबर के लिए भी छूट जाता है। और प्रश्न कहाँ से आएंगे, सिलेबस आपको दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसको जितना अच्छा डिटेल्ड में हम पढ़ें ताकि प्रश्न कहीं से भी आए हम आसानी से उसे बना पाए। ये पहला इसमें विशेषता है कि क्या होने लगा, जो एक अकारांत शब्द था विसर्ग के साथ वो परिवर्तित होकर किसमें बदल गया, उकारांत में बदल गया। देव से देवो, देवो बना, देव से देवो बना। ठीक है, किसमें, प्राकृत में। समझ में आ रही है बात। अब हम इसके बाद देखेंगे अपभ्रंश। अब हम आ गए हैं हमारे मुख्य टॉपिक पे, मुख्य विषय से। क्यों, क्योंकि अपभ्रंश से ही आएगी खड़ी बोली, और खड़ी बोली ही क्या है, हमारी हिंदी का मानक रूप है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे अपभ्रंश। इरेज कर देते, इसके बाद हम यहीं पे देख लेंगे अपभ्रंश किसे कहते हैं, अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश से साधारणतः क्या समझते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार जो अपभ्रंश है इसे भ्रष्ट भाषा कहा गया। भ्रष्ट, अपभ्रंश मतलब जो बिगड़ा हुआ हो। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ देखिएगा, इसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ।
बिगड़ा रूप, किसी भी चीज का बिगड़ा हुआ रूप। तो यहाँ ये किस रूप में इसको लिया गया, बिगड़ा हुआ रूप? ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। कहने का मतलब है कि संस्कृत जो हमारी लौकिक वैदिक संस्कृत थी वो धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि बिगड़ के किस रूप में आ गई? ये बिगड़ के आ गई अपभ्रंश के रूप में। और जो ये अपभ्रंश है ये मध्यकालीन भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की बीच की कड़ी है। इसका मुख्य पॉइंट लिख लीजिए कि ये मध्ययुगीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की बीच की कड़ी है। ये पूछा जा चुका प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य युग और आधुनिक युग की भाषा के बीच की कड़ी कौन सी है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश। मध्ययुगीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा की बीच की कड़ी। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा की बीच की कड़ी, भाषा की बीच की कड़ी किसे कहा गया? अपभ्रंश को कहा गया। अपभ्रंश का सबसे पहले हमें एक चीज और देखना होगा कि अपभ्रंश आया किससे, ये हमें पता है। हमने पाली किया, प्राकृत किया, तब अपभ्रंश कर रहे हैं ना, तब सबसे अंत में हम अपभ्रंश देख रहे हैं। तो ये जो था संस्कृत का रूप बिगड़ता हुआ अंततः इस रूप में आके परिलक्षित हुआ और यही रूप आगे जाके खड़ी बोली का रूप कहलाई। और खड़ी बोली क्या कहलाई? हमारा मानक हिंदी का रूप कहलाई। इसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। अपभ्रंश को जो प्रचलित नाम जो दिए गए हैं, ये भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश को और किन किन नामों से बुलाया जाता है। तो इसे अवहंस, इसे बुलाया जाता है अवहंस ग्रामीण भाषा, अवहंस ग्रामीण भाषा, देशिल बैना ग्रामीण भाषा, देशिल बयाना, देशिल बयाना। इसके अतिरिक्त भी इसको देशी भाषा कहा जाता है, गांव की बोली कहा जाता है। मतलब अलग अलग विद्वानों ने इसे बहुत सारा नाम दे रखा था। इसे देशी भाषा भी कहा गया, भाषा भी कहा गया। ठीक है, क्या क्या इसके नाम प्रचलित हुए? इसके नाम प्रचलित हुए अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशिल बयाना, देशी भाषा भी कहा गया। किसे कहा गया? ये कहा गया अपभ्रंश को। इसके बाद इसका प्रयोग कब से होने लगा? इसका प्रयोग शुरू हुआ लगभग 6वीं शताब्दी। हम बिल्कुल श्योर होके प्रमाणित रूप से नहीं कहेंगे 6वीं शताब्दी, हम लगभग कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि सबसे पहली बार किसने अपभ्रंश बोला या किस रूप को अपभ्रंश कहा गया। तो हम कहेंगे लगभग 6वीं शताब्दी में इसका प्रयोग शुरू हुआ। लगभग 6वीं शताब्दी से इसका प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक क्लियर है कि अपभ्रंश किसे कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप को कहते हैं। किसके? संस्कृत के बिगड़े हुए, पाली या प्राकृत के बिगड़े हुए रूप को अपभ्रंश कहते हैं। ये कड़ी है किसकी? मध्ययुगीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। इसे और क्या क्या नाम से बुलाया गया? इसे अवहंस कहा गया, ग्रामीण भाषा गया, देशिल बयाना कहा गया या देशी भाषा भी कहा गया। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी से इसका प्रयोग शुरू हो गया। अब इसमें क्या आता है कि डॉक्टर हरदेव बाहरी जो थी ये कहते हैं कि 7वीं सदी से लेकर, क्या कहते हैं, ये प्रमुख विशेषताएं हुए इसकी कि डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार 6वीं शताब्दी से लगभग ये शुरू हुई और हम कहते हैं कि 7वीं सदी से 11वीं सदी तक क्या था? अपभ्रंश का स्वर्ण काल। मतलब जो सबसे अच्छी रचनाएं अपभ्रंश की मानी जाती है, अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। कब से? 7वीं सदी से 11वीं सदी तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्वर्ण काल क्यों कहा गया?
किसी भी काल को किसी भी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल तब कहा जाएगा जब उस समय सीमा के अंदर, क्या समय सीमा है, 7वीं से 11वीं सदी, समय सीमा के अंदर उस भाषा में साहित्य सृजन सबसे ज्यादा हुआ होगा, सबसे अच्छा हुआ होगा, और हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रामाणिक हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। किसकी हम देख रहे हैं? हम अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं हम देख रहे हैं। अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हमने बहुत ज्यादा नाम सुना है। हिंदी साहित्य अगर आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ के ही आप लोग यहाँ तक MA BA करके पहुंचे हैं, तो आपने सुना होगा अपभ्रंश की सबसे प्रचलित रचना पउम चरेऊ है। पउम चरेऊ क्या नाम है? पउम चरेऊ किसकी लिखी हुई रचना है? पउम चरेऊ लिखी हुई रचना है 8वीं सदी में, लिखा हुआ है स्वयंभू ने। ये प्रश्न बहुत बार बार आता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पउम चरेऊ किसकी रचना है। ये 8वीं सदी में लिखा हुआ है, 8वीं सदी की रचना है, अभी हमने बताया। और ये लिखा हुआ है स्वयंभू। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और इसमें क्या है? इसमें है भगवान राम जी का चरित्र। भगवान राम का पूरा भगवान राम का जो जीवन वृत्तांत है वो इसमें लिखा हुआ है। भगवान राम का, इसे कहा भी जाता है राम कथा प्रबंध काव्य। क्या है? भगवान राम का प्रबंध काव्य इसे कहा जाता है पउम चरेऊ को। और लिखा है किसने? लिखा है स्वयंभू ने। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न हमेशा आता है, बार बार आने वाला प्रश्न है। टीजीटी में आए या पीजीटी में आए या आपके नेट के सिलेबस में आए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आता है दूसरा। प्रमुख रचना एक हमने देखा, ये दूसरी रचना है महापुराण। महापुराण भी आपने सुनी होगी। महापुराण रचना है हमारी पुष्यदंत की और ये 10वीं सदी की है। महापुराण रचना है 10वीं सदी की और ये लिखी हुई है पुष्यदंत की। किसकी लिखी हुई रचना है? ये रचना है पुष्यदंत की। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। पुष्यदंत की है और इसमें 63 महानुभाव का वर्णन है। महानुभाव मतलब महान देवता, महान आदमी, या उस समय के जो राजा थे, मतलब आप कह सकते हैं महानुभाव उस समय की दृष्टि से महापुरुष जितने भी थे तत्कालीन समाज के 63 महापुरुषों का इसमें वर्णन है। किसमें? महापुराण में। महा से ही आप समझ जाइए, याद रखने का ट्रिक। महापुराण में किसका होगा? महापुरुषों का वर्णन होगा। पउम चरेऊ में किसका वर्णन होगा? स्वयंभू का लिखा हुआ है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन वृत्त मतलब प्रबंध काव्य है राम कथा के ऊपर। ठीक है, दो प्रमुख रचनाएं हमने देखी। किसमें? अपभ्रंश में पउम चरेऊ और महापुराण। दोनों बहुत ही ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से जरूरी हैं, आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा हमने शुरू में ही पढ़ा था कि वो क्या है? बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी है? हमने देखा कि अपभ्रंश जो है वो प्राकृत का बिल्कुल अंतिम सीमा, एंड लेवल पे अपभ्रंश देखते हैं। और आधुनिक भाषा में जब हम आएंगे, आधुनिक आर्य भाषा में, तो अपभ्रंश जहाँ खत्म हो रहा है वहां से क्या शुरू होगा? वहां से शुरू हो रही है हमारी क्षेत्रीय बोलियां। हिंदी, जिसे हम हिंदी कहते हैं, वो क्या है? वो अपभ्रंश में पश्चिमी जो बोली है उसका मिला जुला रूप कहलाता है हिंदी। ठीक है, अभी हम आगे यही देखेंगे कि हमने जब उसे बीच की कड़ी माना, किसके बीच की? प्राकृत की, मध्यकालीन भाषा की, मध्यकालीन आर्य भाषा की और आधुनिक आर्य भाषा की बीच की कड़ी हमें किसने माना? हमने अपभ्रंश को माना। तो कैसे परिवर्तन हुआ, आगे कैसे बोलियां बनी, कैसे 22 भाषाएं बनी जो संविधान में आई हैं, उसके अलावा और भाषाएं कैसे बनी, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया अपभ्रंश की शुरुआत कैसे हुई, अपभ्रंश में कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे कि अपभ्रंश से कैसे अपभ्रंश से मिलके बाकी भाषाओं का जन्म हुआ। किसी न किसी जो जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं, यहाँ पे मुख्य टॉपिक आप लिख लीजिए कि जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो जब हमारी आर्य भाषा हम पढ़ेंगे, अलग अलग आर्य भाषा, तो हम समझ पाएंगे कि कैसे कैसे अपभ्रंश से मिलकर वो विकसित। जितनी भी आर्य भाषाएं हैं
आर्य भाषाएं हैं वे किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश। अब क्षेत्रीय अपभ्रंश किसे कहेंगे, क्योंकि भारत तो एक सिमटा हुआ प्रदेश तो था नहीं, तो जितने भी क्षेत्र थे उनमें अलग अलग अपभ्रंश चल रहा था। कैसे, वहां की जो लोकल बोली होती थी उसको मिलके बन जाता था। जितनी भी आर्य भाषाएं हैं वो किसी न किसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, विकसित हुई हैं। इस आधार पर 7 क्षेत्रीय अपभ्रंश, 7 क्षेत्रीय अपभ्रंश माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं वो अब हम देखेंगे, और किस किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई है। सबसे पहले देखिए मागधी अपभ्रंश। सबसे पहले कौन सी आएगी, मागधी आएगी, अर्ध मागधी आएगी, पैसाची आएगी, सौरसेनी आएगी, खश आएगी, ब्राचड़ आएगी। इतना हमने पढ़ा है, ये जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे और मास्टर्स कर रहे थे तब हमने शुरुआत में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं हिंदी वालों ने। आज हम लोग फिर वापस से उसको रिवाइज करेंगे कि जो 7 क्षेत्र हैं अपभ्रंश के वो कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश की सबसे चर्चित बोली क्या है, मागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगी बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। इसमें क्या क्या आएगी, इसमें आएगी बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। असमिया और उड़िया, ये याद नहीं होता है ना, ये वाला ट्रिक इसका कुछ लगा लीजिए कि मागधी, ये हमेशा ये परीक्षा, अब जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं और ये आते ही हैं। इस क्षेत्र से कम 3 या 4 प्रश्न आने ही हैं आपको, कि कोई भी भाषा बोली का नाम दे देगा और पूछेगा कि वो किस अपभ्रंश से आई है, या फिर जैसे असमिया दे देगा, ऑप्शन में देगा कि ये किस अपभ्रंश से आई है। तो आपको ये देखना है कि ये किस अपभ्रंश से है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे बिहारी हिंदी भी बटी हुई है। बिहारी हिंदी भी 3 भागों में बटी हुई है, मगही, मैथिली। आप बिहार में जाइएगा तो देखिएगा कि वहां पर जो बोली जाती है भाषा अंतर होता है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, आप जैसे बिहारी भाषा कहा जाता है तो बिहारी करके कोई भाषा नहीं होता है, वो यही होता है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कितने भागों में बटी, 3 भागों में बटी। इसके अलावा जो मुख्य रूप से बंटवारा किया गया भाषा का वो है क ख ग घ, 4 भागों में बांटा हमने मगधी को। किसमें, बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। कितने भागों में बांटा हमने, 4 भागों में बांटा। मगधी अपभ्रंश को बिहारी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, और बिहारी हिंदी को भी फिर 3 भागों में बांटा, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश ये पहला था, हम देख रहे हैं अपभ्रंश के जो 7 क्षेत्र हैं अलग अलग, हम वो देख रहे हैं। हमने पहला देखा मगधी अपभ्रंश, अब हम देख रहे हैं अर्धमगधी अपभ्रंश। अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश हम जब देखेंगे तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, इसमें आ जाएगी पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी को भी फिर हमने 3 भाग में बांटा हुआ है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पूर्वी हिंदी। ये बिल्कुल याद करने वाली चीज है, जितना बार लिखिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा या क्षेत्रों से जोड़कर देखिएगा कि हाँ ये इस क्षेत्र है, शहर का नाम से जोड़कर देखिएगा, वहां पर बोले जाने वाली भाषा से जोड़कर देखिएगा और आप पहचानिएगा। इसको भी हमने बांटा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश इसमें आती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी को भी 3 भागों में बांटा हमने, किसमें किसमें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है।
इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में हम देखेंगे क्या आने वाला है, इसमें मराठी भाषा का विकास आ जाएगा और कुछ नहीं है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की भाषा की बात हो रही है, तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में जितनी भी मराठी भाषाएं हैं, मराठी की जितनी भी बोलियां हैं वो इसमें आ जाएंगी। मराठी भाषा का विकास, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे खस अपभ्रंश। खस में आप देखिएगा, याद करने वाली चीज है, खस अपभ्रंश में आपको मिलेगी जितनी भी पहाड़ी भाषाएं हैं, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश में आपको मिलेगी पहाड़ी हिंदी या पहाड़ी हिंदी मिलेगी और उसके साथ साथ मिलेगी आपको नेपाली। पहाड़ी हिंदी को भी हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे। पहला पहाड़ी हिंदी मिलेगी, दूसरा मिलेगी नेपाली, और पहाड़ी हिंदी में आ जाएगी कहाँ कहाँ, कुमाऊनी, मंडियाली और गढ़वाली। कहाँ कहाँ की भाषा आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी कुमाऊनी, मंडियाली और गढ़वाली, ठीक है। कहाँ कहाँ हमने देखा, क्या क्या आ रहा है इसमें, देखिए हम देख रहे हैं अपभ्रंश के जो सात क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा मागधी अपभ्रंश, फिर हमने देखा अर्धमागधी, फिर हमने देखा महाराष्ट्री खस अपभ्रंश, खस में हमने देखा पहाड़ी हिंदी आ रही है, नेपाली हिंदी आ रही है। पहाड़ी हिंदी को भी हम तीन भागों में बांट रहे हैं, कुमाऊनी, मंडियाली और गढ़वाली। इसके बाद हम देखेंगे ब्राह्मण अपभ्रंश, पैसाची और सौरसेनी, जिसमें सबसे प्रमुख होगी हमारी सौरसेनी अपभ्रंश। सबसे पहले हम इसके बाद देख लेंगे ब्राह्मण अपभ्रंश। कहीं कहीं देखिएगा ये कंफ्यूजन रहता है कि अपभ्रंश को जो हमने 7 भागों में बांटा, कहीं पर आपको 5 दिखेगा, कहीं पर आपको 6 दिखेगा, पर ये बिल्कुल सही 7 भागों में ही बांटा जाता है, 6 में मत जाइएगा। खस को बहुत बार छोड़ दिया जाता है, पर खस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी है, ठीक है। हम देख रहे हैं ब्राह्मण अपभ्रंश, और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिर्फ एक भाषा का विकास हुआ है और वो है सिंधी भाषा, ठीक है। किस भाषा का विकास हुआ है ब्राह्मण से, सिंधी भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद आप आ जाइए पैसाची अपभ्रंश। पैसाची जैसा नाम से ही हमें पता है, पंजाबी, लैंदा, ये सब इसी से आए हुए हैं, ठीक है। पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है पंजाबी भाषा विकसित हुई है और लहंदा भाषाएं विकसित हुई हैं। पैसाची नाम से देखिए, पैसाची से क्या आ रहा है, पंजाबी और लहंदा भाषाएं। लहंदा में देखिएगा सम्मिलित रूप से और एक दो बोलियां भी हैं, इसलिए इसको लहंदा भाषाएं बोला गया, ठीक है। क्लियर है। और 7वां नंबर सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सौरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि इसी सौर श्रेणी अपभ्रंश से हमारी हिंदी आई है। सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, और इससे ही आई है क्या, हमारी हिंदी जो हम बोलते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प रा गु, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। क्या क्या इसको बांटा गया है, सौर श्रेणी अपभ्रंश को 3 भागों में। आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, परागु, अगर हम परागु लिखते हैं ना तो बट जाता है 3 भागों में। जैसे यहाँ पे आ जाएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, र से राजस्थानी और ग से गुजराती, ठीक है। अब यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी का जो रूप है, इसमें आप देखिए पश्चिमी हिंदी का जो रूप है वही आएगी हमारी खड़ी बोली लेकर। उसमें कौन कौन सा रहेगा, उसमें रहेगा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। और राजस्थानी को भी फिर अलग अलग भागों में बांटेंगे, गुजराती बस अकेली रहेगी। यहाँ पर देखिए सौर श्रेणी अपभ्रंश जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे सौर श्रेणी अपभ्रंश, जब हम पढ़ेंगे सौर श्रेणी अपभ्रंश, उसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प रा गु।
प से पश्चिमी हिंदी, र से राजस्थान, ग से गुजरात। इसको हम तोड़कर अब अच्छे से देखेंगे। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, और जो हमारा तीसरा रूप है गुजरात, गुजरात में तो सिर्फ गुजराती भाषा रहेगी, इसलिए इसका और ज्यादा विकास नहीं होगा। हम पश्चिमी हिंदी का देखेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी भाषा आ रही है। पश्चिमी हिंदी में ही आएगी हमारी खड़ी बोली। क्या आएगी इसमें? पश्चिमी हिंदी में ही आएगी आपकी खड़ी बोली, और खड़ी बोली के साथ साथ पश्चिमी हिंदी में आएगी ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू और कन्नौजी। क्या क्या आई? खड़ी बोली के साथ आई ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बांगरू। खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बांगरू। ठीक है, क्या क्या आई? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बांगड़ू और सबसे अंत में ब्रज भाषा। आपको पता है कि ये जो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली में जब ब्रज भाषा मिला दिया गया तो बनी थी पिंगल भाषा, और इसी खड़ी बोली में जब राजस्थानी मिला दिया गया था तब बनी थी डिंगल भाषा। जब हम पढ़ेंगे रीतिकाल की रचनाएं तो अब हम देखेंगे कि बहुत सारी रचनाएं डिंगल में की गई हैं, बहुत सारी रचनाएं पिंगल में की गई हैं। डिंगल वाली रचनाओं की क्या विशेषता है, क्या कर्कशता है? डिंगल जो है उसकी भाषा को थोड़ा कर्कश माना गया। क्यों? खड़ी बोली के साथ राजस्थानी भाषा का मिलन किया गया था, और जहां पर खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा का मिलन किया था, पिंगल बना था, वो भाषा को ज्यादा सहज माना गया, मधुर माना गया। ये हम आगे देखेंगे, आगे डिंगल पिंगल जब हम करेंगे तब। अभी मैंने बता दिया, एक आपके दिमाग में आइडिया हो जाए कि डिंगल किसे कहेंगे, पिंगल किसे कहेंगे, कौन सी भाषा है, रचनाएं हुई हैं इसमें। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब एक आपके पास पहले से आइडिया रहेगा कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। ठीक है, इसमें आगे अब देखिए, राजस्थानी को भी हमने 4 भागों में बांटा। किसमें? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी राजस्थानी। सबसे पहले देखिए पश्चिमी राजस्थानी, 4 भागों में हमने इसे बांटा। पश्चिमी राजस्थानी, इसका नाम क्या था? मेवाती। क्या कहा गया इसे? मेवाती कहा गया। फिर है पूर्वी, उत्तरी और सबको अलग अलग नाम दिया गया। ये राजस्थानी का ही रूप है। पश्चिमी राजस्थानी को कहा गया मेवाती, इसको मारवाड़ी कहा गया। पश्चिमी को मारवाड़ी कहा गया है ना। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा गया, और जो पूर्वी राजस्थानी थी उसको जयपुरी कहा गया, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा गया और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहा गया। तो कहा गया जयपुरी, इसको कहा गया मेवाती और इसको कहा गया मालवी। ठीक है, मालवी। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हमने क्या देखा? हमने देखा कि अपभ्रंश के जो 7 प्रमुख क्षेत्र थे उसको हमने कैसे बांटा। अपभ्रंश के 7 प्रमुख क्षेत्रों को हमने बांटा मगधी, अर्धमगधी, महाराष्ट्री, हस्त, ब्राह्मण, पैसाची और सौर श्रेणी में। जिसमें जो सौर श्रेणी था, सौर श्रेणी को हमने बांटा परागु, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, जहां पश्चिमी हिंदी से हमारी खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं खड़ी बोली के ऊपर। हमारी हिंदी जहां से शुरू हुई, या उत्तरी अपभ्रंश जिसे कहते हैं, या प्रारंभिक हिंदी कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे उत्तरी अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो प्रारंभिक रूप था उसे कहेंगे उत्तरी अपभ्रंश या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी का क्या रूप है? ये हिंदी का सबसे शुरुआती रूप है। ठीक है, अपभ्रंश का पहले वाला रूप और हिंदी प्रारंभिक हिंदी, इसको अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नाम दिया, और ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि किस साहित्यकार के अनुसार इसे उत्तरी अपभ्रंश या प्रारंभिक हिंदी को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हम वो भी देखेंगे, और साहित्यकार ने क्या क्या नाम दिया वो भी देखेंगे। ठीक है, इधर हम देखते हैं साहित्यकार जिन्होंने नामकरण किया है और क्या नाम दिया है। ठीक है, इधर हम नामकरण देखेंगे।
ये अभी बहुत शुरुआती अवस्था में है। इसके बाद जैसे ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पहुंचेंगे, अभी हम हिंदी साहित्य की उत्पत्ति देख लेंगे, जैसे हम इसके इतिहास में पहुंचेंगे हम वहां पर नामकरण देखेंगे, आगे किस तरह कालों का नामकरण दिया गया है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। साहित्यकार है विद्यापति, इन्होंने कहा है उत्तरी अपभ्रंश को क्या कहा है, देसिल बयाना। जो मैंने उस समय लिखा भी था ना, देसिल बयाना कहा है। क्या कहा है, इसे देसिल बयाना कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। गुलेरी जी ने, कौन से गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने इसे पुरानी हिंदी कहा है। देखिए नाम से ही तात्पर्य है कि ये प्रारंभिक अवस्था थी अपभ्रंश की। अपभ्रंश की प्रारंभिक अवस्था थी तो ये मानक तो नहीं रही होगी, फिर इसमें और सुधार हुआ होगा तब ना ये मानक हुई होगी। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, देखिए जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने इसका नामकरण किया है। तो आप स्वयं सोचिए कि परीक्षा में दृष्टि से ऐसे भी शुक्ल जी के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि शुक्ल जी ने किसको क्या कहा है। तो शुक्ल जी ने इसे कहा है प्राकृताभास हिंदी, मतलब जिससे अभी तक आभास हो रहा हो। कैसा आभास हो रहा हो कि वो प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा है, इसे प्राकृताभास हिंदी कहा है। किसने, शुक्ल जी ने कहा है। ये आपको जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही हैं, आप बहुत सारी किताबें ढूंढिएगा तो आपको सारे तथ्य सही सही नहीं मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए, ध्यान देके पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रश्न की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्या क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहा और अब्दुल रहमान ने इसे अवहट कहा। आपने पढ़ा है कि आगे अपभ्रंश को ही क्या कहा गया, अपभ्रंश को ही अवहट कहा गया। तो ये अवहट कहाँ से निकल कर आया, ये निकल के आया अब्दुल रहमान जी ने कहा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उत्तरी अपभ्रंश या प्रारंभिक हिंदी को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया था और किन विद्वानों दिया था, हमने वो देखा। साहित्यकार है विद्यापति जी ने देसिल बयाना कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहा है, अब्दुल रहमान जी ने अवहट कहा है। ठीक है, अब तक हम पहुंच गए, कहां तक पहुंचे, अब हम पहुंच गए हैं अपभ्रंश से लेकर अवहट तक। अब अवहट जब आ गए तो प्रश्न बनता है कि इस अवहट को हिंदी किसने कहा, ये हिंदी कैसे विकसित हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो हिंदी शब्द आया उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हमने अवहट तक देख लिया। अब हमारा प्रश्न आता है कि ये हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिंदी की उत्पत्ति, ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई होगी। संस्कृत का एक शब्द है सिंधु। क्या शब्द है, संस्कृत का शब्द है सिंधु। और वैदिक संस्कृत में, सबसे पहले हमें पता है कि हिंदी निकल के आई है वैदिक संस्कृत से, तो वैदिक संस्कृत में जो सिंधु था उसका तात्पर्य हुआ करता था नदी। ठीक है, फिर सिंधु से क्या हुआ, सिंध हो गया, किसमें, लौकिक संस्कृत में। और लौकिक संस्कृत में क्यों हुआ ये, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि उच्चारण की दृष्टि से अंतर आने लगा और उस अंतर के कारण ये सिंधु से क्या हुआ, सिंध हुआ। और जब ईरानी और फारसी भारत में आए, ईरानी और फारसी जब भारत में आए तो उन्होंने सिंध को हिंद कहा। क्यों, क्योंकि वो स के उच्चारण की जगह पर ह का उच्चारण करते थे, तो सिंध को उन्होंने क्या कह दिया, हिंद कह दिया। और फिर इसी हिंद में फारसी और ईरानी का इक प्रत्यय लगा और इक प्रत्यय लगा के हिंदीक बना। और ये हिंदी है जो सिंध के आसपास का जो प्रदेश था उसे हिंद कहा जाता था। उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्रदेश का हम जानते हैं विशेषण कैसे बनाया जाता है, प्रत्यय लगाने से विशेषण बनाया जाता है, तो उन्होंने हिंद में क्या किया, एक प्रत्यय लगाया और एक प्रत्यय लगा के बना दिया हिंदी। और ये हिंदी से ही आगे जाके हिंदी बना, क का लोप हो गया और इस हिंदी का मतलब होता है हिंदुस्तान से संबंधित। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, हम इसको अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे क्योंकि ये प्रश्न बनता है और ये प्रश्न आगे तक के लिए भी बनता है। आप कभी भी हिंदी पढ़ाने जाइए, हिंदी भाषा पढ़ाने जाइए, अगर विद्यार्थी हैं या आपका इंटरव्यू चल रहा है तो ये प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है कि आप बताइए हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उस समय आपको बहुत ज्यादा सोच समझ और फेर में नहीं पढ़ना है, बहुत साधारण है कि हमारे लौकिक संस्कृत में क्या कहते हैं। हम सबसे पहले रखेंगे कि संस्कृत का शब्द क्या है, सिंधु।
कौन सा शब्द है? सिंधु है। किससे? संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ हुआ करता था नदी, जिसका अर्थ है नदी। ठीक है, ये कब की बात है? ये बात है वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत में सिंधु करके हुआ करता था। अब वैदिक से हम लोग किस में आ गए? हम लोग लौकिक संस्कृत में आए, और ये जो सिंधु था वो परिवर्तित हो गया सिंध में। किस संस्कृत में हुआ? लौकिक संस्कृत में। उच्चारण की थोड़ी सी बोल सकते हैं कि त्रुटि रही होगी, तो ये आ गया लौकिक संस्कृत में। क्या बन गया? ये बन गया सिंध। अब इस सिंध में क्या और परिवर्तन हुआ? जब ईरानी और फारसी भारत आए तो उन्होंने इस सिंध को कह दिया हिंद। किसने कहा? ईरानी और फारसियों ने कहा। ईरानी और फारसी ने कहा। क्यों कहा? रीजन बताइए क्यों कहा? कारण ये है कि वो स के स्थान पर ह का उच्चारण करते थे। क्या करते थे? स के स्थान पर ह का उच्चारण। देखिए ये भी प्रश्न बनता है, करते थे। आप स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप एज अ टीचर पढ़ रहे हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो अगर आपको ये कारण नहीं पता होगा कि सिंध से हिंद कैसे हुआ, तो आप बच्चों को कैसे समझाइएगा? सिंध से हिंद होने के पीछे कारण क्या था कि आज जो ईरानी और फारसी लोग थे वो श का उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो ह का उच्चारण करते थे। तो स की जगह पे उन्होंने क्या कह दिया? हिंद कह दिया। और इसी हिंद में क्या जुड़ा? इक प्रत्यय जुड़ा। किसका? इक प्रत्यय जुड़ा फारसी का। किसका? फारसी का इक प्रत्यय जुड़ा और ये बन गया हिंदी। क्या बना? हिंदी। जब हिंदी बना तो इसका मतलब होता था हिंद के आसपास का क्षेत्र। इसका मतलब होता था हिंद के आसपास का क्षेत्र। जो वो लोग साधारणतः हिंदी क्यों बोलते थे? वो बताते थे, भाषा करके कुछ नहीं था उस समय। उस समय हिंदी को बोलते थे कि हिंद के आसपास जितना भी क्षेत्र है उसको वो लोग बोलते थे हिंदी। ठीक है, अभी तक हम लोग हिंदी से हिंदी भाषा में नहीं पहुंचे हैं। ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति देख रहे हैं, ये हिंदी आखिर कहाँ से आई? तो सिंधु से सिंध हुआ, सिंध से हिंद हुआ, हिंद से हिंदी हुआ, और अंततः इस हिंदी में क का लोप हो गया। क का क्या हुआ? क का लोप हुआ और ये बन गई हिंदी। और हिंदी से यहाँ उनका तात्पर्य था हिंदुस्तान से संबंधित, मतलब हिंदुस्तान से संबंधित किसी भी चीज को वो हिंदी कहते थे। जो ईरानी और फारसी लोग थे वो हिंदुस्तान से संबंधित किसी भी चीज को क्या कहते थे? हिंदी कहते थे। अगर यहाँ के लोग हैं तो उनको हिंदी कह देंगे, अगर यहाँ के सामान ले जा रहे हैं तो कहेंगे हिंदी का सामान लाए हैं। तो कहने से मतलब है कि हमें इस तरह से ये जो शब्द है हमारा हिंदी, ये शब्द हमें मिलने लगा। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि इस हिंदी का भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो हिंदी का भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो किए थे सरफुद्दीन जयदी। कौन थे? सरफुद्दीन यजदी थे। और ये इन्होंने हिंदी शब्द को सबसे पहले क्या कहा कि हिंदी क्या है? हिंद के लोगों की भाषा है। तो आप ये लिख लीजिए, ये भी जरूरी है कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भाषा के अर्थ में। ये सब प्रश्न जरूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हिंदी का सबसे पहले प्रयोग, भाषा के अर्थ में हिंदी का सबसे पहले प्रयोग सैफुद्दीन यजदी ने किया। किसने किया? सफरुद्दीन यजदी। ठीक है, देखिए स्पेलिंग सही है, आप लोग लिख लीजिए, सफरुद्दीन यजदी ने किया। ठीक है, सरफुद्दीन, सरफुद्दीन है, सरफुद्दीन यजदी ने किया। किस रूप में प्रयोग किया? भाषा के अर्थ में प्रयोग किया। इसके पहले जो ये हिंदी थी वो हिंद के आसपास के क्षेत्र को या हिंद से जुड़ी हुए चीजों को दिखाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। सबसे पहले भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग किसने किया? सरफुद्दीन यजदी ने किया। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? हमें कैसे पता चला कि इन्होंने किया? इनकी एक रचना है
सरफुद्दीन यजदी की एक रचना है जफरनामा 1424 ईस्वी। इनकी रचना क्या है, यजदी ने किया, किसमें रचना है इनकी जफरनामा, कब की, 1424 ईस्वी की इनकी रचना है, इसमें किया। ठीक है, इसमें पता चलता है जब ये जो जफरनामा है, जफरनामा में सबसे पहले हिंदी का भाषा के रूप में प्रयोग किया गया, और किसने किया इसको सफरुद्दीन यजदी ने। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न आता है, आपने देखा होगा कि जब हम सिलेबस देख रहे थे उस समय हिंदी भाषा का विकास, उसका दूसरा टॉपिक था हिंदवी, हिंदी। हिंदवी हमने देखा, हिंदी कहाँ से आई हमने देख लिया। अब हमको देखना है हिंदवी। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि इसको हिंदवी किसने कहा, इसको हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। हिंदवी सबसे पहले किसने कहा, हिंदवी सबसे पहले अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, अमीर खुसरो ने ही ये नाम दिया हिंदवी, मतलब हिंद से जुड़ा हुआ, हिंद की भाषा। सबसे पहले किसने कहा, अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, अमीर खुसरो ने कहा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद प्रश्न आता है हिंदुई। हमने क्या क्या देखा था वहां पर, जब भाषा के विकास की बात कर रहे थे। सिलेबस याद करिए, सिलेबस का सबसे पहला जो टॉपिक था हिंदी भाषा का विकास, हिंदी, हिंदुई और हिंदवी, ये तीनों शब्द आए थे कि ये तीनों कहाँ से आए। हमने हिंदी देख लिया, हमने हिंदवी देख लिया, अब आता है हिंदुई। हिंदुई किसने कहा, आप पढ़िएगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा, तो सबसे पहले नाम आता है गारसा द तासी। किसका नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है गारसा द तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा है। गारसा द तासी ने इससे हिंदुई कहा। क्या कहा, इसे हिंदुई कहा। किसे कहा, हिंदी को। हिंदी के इतने सारे नाम हमने देख लिए, किसने किसने क्या क्या कहा हमने वो भी देखा। सबसे पहले किसने नाम दिया हिंदुई, गारसा द तासी ने कहा, अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा, और जफरनामा में सफरुद्दीन यजदी ने इसे हिंदी कहा। मतलब अब जाकर भाषा के रूप में जो तीनों नाम थे हमारे सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में हमने देखा था कि भाषा के विकास के क्रम में हमने देखा था हिंदी बताइए, हिंदुई बताइए, हिंदवी बताइए। हमने तीनों देख लिया, कैसे विकसित हुई हमने वो भी देख लिया। अब इसके आगे आज वर्तमान काल में हमने देख लिया ना हिंदी क्या क्या नाम मिला। अब प्रश्न बनता है कि वर्तमान काल में हिंदी को हम किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। ये जो हमारे पास तीनों अर्थ है, इन तीनों अर्थ के अतिरिक्त या इन तीनों अर्थ में से मिला जुला कर वास्तविक रूप से अगर हम कहें तो हिंदी का कौन सा अर्थ आज हम लेकर चलते हैं। तो हमें यह भी लिखना होगा कि वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। ठीक है, अब लिखिए वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग। वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में होता है, वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में हिंदी से हम क्या समझते हैं, व्यापक अर्थ में देखिएगा तो इसको व्यापक अर्थ में कह सकते हैं 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां में बांट सकते हैं। 5 उपभाषाएं हैं हिंदी के साथ, और कौन कौन सी उपभाषाएं हैं हम वो देखेंगे जब हम इसकी बोलियां भी करेंगे। 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, ये व्यापक रूप है। व्यापक रूप कहने का मतलब अगर हम 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां पढ़ते हैं तो पूरे भारतवर्ष में हिंदी का जो भी रूप प्रचलित होगा, जो भी रूप प्रचलित होगा वो हम पढ़ लेंगे, यानी पूरे क्षेत्र में ये वो आ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के रूप में। अगर भाषा विज्ञान के रूप में देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो 2 रूप इसके प्रचलित हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो हिंदी का 2 रूप प्रचलित है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो उसमें वो 8 बोलियां आ जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी हिंदी आएगी भाषा विज्ञान की दृष्टि से, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी।
मतलब एक सिर्फ हिंदी का मतलब एक सिमटा हुआ रूप नहीं है। जब हम हिंदी कहते हैं तो आप खुद देखिए कि कितने भागों में वो बट रही है। इसमें 8 बोलियां भी आ जाएंगी, ठीक है। पूर्वी हिंदी की जितनी भी 8 बोलियां हैं वो साथ में आएंगी। एक हिंदी को कितने अर्थों में लिया है हमने पूरे भारतवर्ष में। जब हम हिंदी की बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्र की जो बोली निकलेगी वो किस अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है, हमें ये भी पता चल जाएगा। मतलब इसके अध्ययन करने के बाद अगर आप कोई भी क्षेत्रीय बोली सुनते हैं हिंदी की तो आप आसानी से बता पाइएगा कि इसका जो विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और उसमें कौन सी क्षेत्रीय बोली मिली है, तब जाके हिंदी का वो वाला रूप विकसित हो पाया है, ठीक है। और सबसे अंत में देखेंगे संकुचित अर्थ में हिंदी का क्या तात्पर्य है। तो संकुचित अर्थ में हिंदी का तात्पर्य है सिर्फ खड़ी बोली में। जैसा जब आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी हिंदी साहित्य की, तब सिर्फ खड़ी बोली को ही हिंदी कहा जा रहा था। संकुचित अर्थ में हिंदी का अर्थ है सिर्फ खड़ी बोली से। किससे है? खड़ी बोली। और यही खड़ी बोली जो है ये मानक हिंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? मैं बार बार बता रही हूँ कि मानक हिंदी। कभी भी प्रश्न आए कि मानक हिंदी क्या है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मानक हिंदी मतलब खड़ी बोली। खड़ी बोली के अलावा किसी भी हिंदी को हम मानक हिंदी नहीं कहेंगे। और आज भी मानक हिंदी का जो रूप है वो कौन सा है? खड़ी बोली ही, ठीक है। हमने क्या देखा कि हिंदी की जब बात करेंगे व्यापक अर्थ में, तब से लेकर हमने हिंदी देखा, हिंदुई देखा, हिंदवी देखा। उसके बाद तत्कालीन समाज में अभी आज की परिस्थिति में हिंदी का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रचलित है? 3 रूप प्रचलित है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को जितनी भी उपभाषाएं में बांटा गया, 5 उपभाषाएं और उसकी 17 बोलियां हम लेंगे और इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो ये भी हिंदी का रूप है। इसके अलावा अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और उस पूर्वी हिंदी में आने वाली 8 बोलियां, इनको अगर हम पूरा मिला जुला कर लेंगे तो हिंदी बता देगा कि हाँ कितना इतना ही क्षेत्र में हिंदी आता है। उसके बाद अगर हम संकुचित अर्थ में हिंदी का रूप लेते हैं, सिर्फ मतलब अगर कोई पूछे कि हिंदी से आप क्या समझ रहे हैं, तो साधारण अर्थ में हम कहेंगे खड़ी बोली। अब ये जो खड़ी बोली है ये हर क्षेत्र विशेष की अलग अलग बोली से क्या होती है? मिक्स हो जाती है, मिक्स एंड मैच हो जाती है, और उसके बाद एक अलग क्षेत्रीय बोली का विकास हो जाता है। फिर वो हिंदी ही है ना, हिंदी का ही रूप है ना। ये समझने वाली बात है कि आगे हम कैसे हिंदी को लेकर जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि व्यापक अर्थ में ये है हिंदी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये है, और संकुचित अर्थ में हिंदी से हम ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, जो हमने बात की हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियों के बारे में हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कर लीजिए वापस से शुरुआत से, भाषा क्या है, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और किस तरह से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और अवहट से हमारी खड़ी बोली आई है। बीच में पाली की प्रमुख रचनाएं, प्राकृत की प्रमुख रचनाएं, अवहट और अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब हम करेंगे हाँ ये हिंदी भाषा का इतिहास और उसका जो नामकरण है उसमें रीतिकाल में हम पढ़ेंगे अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं। और तब तक के लिए यहीं तक रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं और खड़ी बोलियां। तब तक के लिए थैंक यू।